दूरदर्शन देखने वाले सभी दर्शकों का कार्यक्रम शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा और इसी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण सप्ताह हम इस सप्ताह मना रहे हैं। तो इसी कार्यक्रम पर आज हम वार्ता करेंगे महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं पर। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में हमारी जो वार्ताकार हैं क्षमा शर्मा जी, उनका स्वागत करें और महिला सशक्तिकरण के ही कुछ पहलुओं पर हम आज उनसे वार्ता करेंगे। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया और मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। तो क्षमा जी, सबसे पहले मैं आपसे इस विषय पर वार्ता करना चाहूँगी कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन जो भारत था, इसमें स्त्रियों की क्या स्थिति थी, पोजीशन थी, इस पर थोड़ा हमें बताइए। देखिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। तो उसी तरह से हम अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए प्राचीन समय की बात करते हैं। तो उस समय में जैसे कि हमारे यहाँ पर विदुषी रही हैं, जैसे कि सावित्री हुई, गार्गी हुई, इन्होंने विशेष भूमिका जो है निभाई है जी। जैसे कि गार्गी जी की बात करें तो उन्होंने जो है वेदों की वो महान ज्ञाता थी। इन्होंने एक राजा को जो है वेदों की जो एक प्रतिस्पर्धा थी उसमें हरा दिया था। तो उस तरह से हम जान सकते हैं कि प्राचीन समय भी में स्त्रियाँ कितनी सशक्त थी। और अभी हम मध्यकालीन उसकी बात करते हैं, में स्त्रियों की स्थिति के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि वर्ण व्यवस्था जो हमारे समाज में प्रचलित थी, तो उस समय में जो है महिलाओं को मंदिरों में उनका प्रवेश वर्जित था। और साथ ही साथ जो है जब मुगलों का जो है भारत पर आक्रमण हुआ और विदेशियों का जब भारत पर आक्रमण हुआ, तो उस समय जो है उन्होंने अपनी सत्ता को हड़पने के लिए स्त्रियों पर दुराचार किया, जिसके माध्यम से जो है स्त्रियों के ऊपर दुराचार होने लगा और स्त्रियों की स्थिति दयनीय होने लगी जी। क्षमा जी, इसमें समय के साथ क्या क्या परिवर्तन आए, इस पर आप कुछ बताना चाहेंगी? जैसे पुराने भारत में और आधुनिक भारत में जो हम अंतर देख सकते हैं और इसका समाज के ऊपर क्या धीरे धीरे अंतर पड़ा हुआ होगा, क्योंकि स्त्री का जो भागीदारी होती है समाज में वो बहुत एक आवश्यक और महत्वपूर्ण पक्ष होता है समाज का। हम समझ सकते हैं कि जब तक एक माँ, एक पत्नी शिक्षित और सुसभ्य नहीं होगी, वो घर को भी उस तरह से संचालित करने में सक्षम नहीं होगी। तो जो एक स्त्री होती है, फीमेल होती है, वो एक समझे जाए तो बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है हमारे परिवार का और समाज का। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि जब हम एक पुरुष को शिक्षित करेंगे तो केवल एक पुरुष जो है वो शिक्षित होगा, और यदि हम एक स्त्री को शिक्षा देते हैं तो उससे पूरा जो हमारा राष्ट्र है उसका विकास होगा। जैसे कि हम बात करें, एक महिला होती है, वो अपने बच्चे को परवरिश देती है, तो एक बच्चे के अंदर जो उसके नैतिक गुण हैं उनका विकास जो है वो एक माँ ही कर सकती है। और माँ ही जो है एक पूरे जो बच्चे की शिक्षा दीक्षा हुई और उसके संस्कार जो हैं उसके अंदर जो है उसके गुणों का विकास करती है। बिल्कुल, माँ को हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में प्रथम गुरु बच्चे का कहा गया है। ये बहुत ही एक ऊंचा दर्जा है। तो माँ ही है जो बच्चे को सबसे पहले, जो भी बच्चा सीखता है माँ के माध्यम से ही सीखता है। तो माँ जितनी ज़्यादा सशक्त होगी, शिक्षित होगी, उतना ज़्यादा ही हमारा समाज भी आगे सशक्त होगा। और जैसे जैसे आप देख रही हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में किस तरह से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वह स्वास्थ्य का है या फिर अन्य क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में जो है महिलाएं आगे आ रही हैं। जी। अब मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगी। जैसे हमारे अर्धनारीश्वर जो रूप है बहुत प्रचलित है हमारे धर्म में, अक्सर हम गौरी शंकर की पूजा करते हैं। ये इसी का प्रतिरूप है कि स्त्री और पुरुष एक ही है, इन्हें अलग अलग देखना ही हमारे दृष्टि दोष है। और हमें समाज को एक अगर टोटलिटी में देखना है तो हमें स्त्री को भी एक अभिन्न अंग समाज का, परिवार का, बेटी को, बहू को, माँ को, पत्नी को बिल्कुल अपना ही एक अंग पुरुष को समझकर आगे चलना होगा। तभी एक पूर्णता आएगी समाज में और एक परिपक्वता आएगी। जी। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हमारा संविधान है भारत का, इसमें महिलाओं के लिए क्या क्या प्रावधान हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए या उनके उत्थान के लिए सरकार द्वारा दिए जाते हैं?
जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे संविधान एक बहुत ही खूबसूरत संविधान है, जिसमें कि महिलाओं की स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए हमारे जो जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनमें महिलाओं को मुख्य भूमिका दी गई है। जैसे कि हम आर्टिकल्स की बात करें, तो आर्टिकल हमारा जो 14 है, उसमें जो है महिलाओं को जो है कानून जो हमारा एक समान समानता का अधिकार दिया गया है। उसमें पुरुष और महिला में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और हम आर्टिकल 15 की बात करें तो भेदभाव किसी भी प्रकार का लिंग जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का महिला और पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और उसके पश्चात हम बात करें आर्टिकल 39A, जिसमें कि बताया गया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जो महिलाएं और पुरुष हैं उनको जो समान वेतन का जो प्रावधान किया गया है। तो उसके पश्चात हम आर्टिकल 42 की बात करें, उसमें भी जो है जो प्रसूति महिलाएं होती हैं उनके लिए 135 डेज की का जो अवकाश है वो निर्धारित किया गया है। जो वर्किंग डेज वीमेंस होती हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ जो है जैसे कि महिलाओं के लिए महिला एवं विकास मंत्रालय जो 1985 में जो है स्टार्ट किया गया था, और 1992 में राष्ट्रीय महिला विकास मंत्रालय का गठन जो है महिलाओं के लिए किया गया था। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है स्त्रियों को, लड़कियों को, बेटियों को आगे आने के लिए, और उनके हकों की और उनके जो नैतिक उनकी राइट्स हैं उनके संरक्षण के लिए कुछ कानून भी हैं। लेकिन अगर बुनियादी तौर पे समझा जाए तो ये हमारी एक सामाजिक स्तर पर जिम्मेदारी और जागरूकता बनती है कि हम एक अच्छे समाज का जो द्योतक होता है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें और सहयोग करें, सबको सहभागी बनाएं। यही मुझे लगता है एक विकल्प जो है सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि हम सामाजिक और नैतिक तौर पर अपनी जिम्मेदारियां सिर्फ क्योंकि ये कार्यक्रम विशेष महिलाओं के लिए है तो हम महिलाओं की बात करें, लेकिन सबके लिए, बच्चे, बुजुर्ग और जो हमारे समाज के कोई किसी भी तरह से विक्षिप्त कोई लोग हैं तो उनका हमें एक नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए उनको समाज में योगदान देना चाहिए। जी क्षमा जी, अब हम थोड़ा बात करते हैं कि जो योजनाएं हैं सरकार की, इन पर थोड़ा हम गहराई से जाएं तो कुछ बता सकते हैं? जैसे कि हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए भारत सरकार के द्वारा और हिमाचल सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं जिससे कि जो महिलाओं का उत्थान हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं गृहिणी सुरक्षा योजना की, जिसमें कि महिलाओं को जो मुफ्त जो है गैस सिलेंडर प्रोवाइड कराए जाते हैं। और साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। और इसके पश्चात हम बात करें तो किशोरी शक्ति योजना का भी संचालन किया गया है। और सरस्वती सायंकाल योजना जो है ये भी सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, जिसमें कि जो है महिलाएं जो है एक सायंकाल के समय जो है बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान जो है इस स्कीम के द्वारा बताया गया है। और साथ ही साथ में स्वयं सिद्धा योजना, जिसमें कि महिलाएं स्वयं के द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को एक बाजार में बेच सकती हैं और उससे अपना लाभ कमा सकती हैं। इसके लिए जो है सरकार उनको विशेष अनुदान भी प्राप्त कराती हैं। और जी इन योजनाओं के बारे में एक एक करके थोड़ा आप डिटेल में बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? जी, जैसे कि सुकन्या योजना है, इसमें जो है गर्ल्स होती हैं उनको विशेष अनुदान प्राप्त करवाया जाता है सरकार के द्वारा। और साथ ही साथ जो है जैसे कि जब ये पॉलिसी ख़त्म होती है उसके पश्चात जो है इसका कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है गर्ल्स को मिलता है। जी। दूसरी जो आपने योजना बताई है किशोरी शक्ति योजना, और साथ में हमने गृहिणी शक्ति योजना के बारे में इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। गृहिणी शक्ति योजना जो है इसमें जो है महिलाओं को जो है गैस सिलेंडर प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें कि उनको कुछ चार्जेस कम किए जाते हैं। और साथ ही साथ जो है जैसे कि गांव की महिलाएं हैं जो चूल्हे चौके का काम करती हैं, उसमें क्या होता है उनकी जो आइज़ पे है इफ़ेक्ट पड़ता है धुएं के कारण, तो उसको बचाने के लिए और महिलाओं को जो है विशेष दर्जा देने के लिए जो है ये स्कीम्स चलाई गई हैं। जी अच्छा, तीसरी योजना जो आपने बताई थी?
नेक्स्ट हमने बात की थी सरस्वती सायंकाल योजना, जिसमें कि जैसे हमने अभी बात करी कि जो महिलाएं हैं वो गांव के समूह में बच्चों को इकट्ठा करके जो है उन्हें पढ़ाने के लिए जो ये स्कीम चलाई गई है, और साथ ही साथ जो है इनको जो है सरकार के द्वारा जो इनकी पे है, जो वो महिलाएं जो वहाँ शिक्षित पढ़ाती हैं उनको जो पे करते हैं वो सरकार करती है। जी, तो इन सब चीज़ों से महिलाएं प्रोत्साहित होंगी, आगे बढ़ने के लिए अच्छा काम करेंगी हमारे समाज में, और ये समाज के उत्थान के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे माहौल भी घर का अच्छा रहेगा, महिलाएं भी बिजी रहेंगी, और जो उनके लिए रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, जो एक मानसिकता है हमारे समाज की कि महिलाएं डिपेंडेंट होती हैं या बोझ बन जाती हैं, इससे मुक्ति मिल जाएगी महिलाओं को भी और समाज को भी। बहुत बहुत अच्छी योजनाओं का आपने हमें ज्ञान दिया। अब हम कुछ जानना चाहेंगे ऐसी कामयाब महिलाओं के बारे में, पहले प्रदेश की फिर अन्य देश की भी हम बात करेंगे, जिन्होंने एक जो रोल मॉडल बनी है और एक प्रोत्साहन के रूप में जिन्हें हम देख सकते हैं, पूरा समाज जिन्हें एक उसकी तरह देख सकता है कि हम दे कैन लुक अप टू देम, कि हम भी इनसे कुछ सीख ले सकते हैं। तो प्रदेश की पहले कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में हम बात करते हैं। जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी एसपी जो हैं शालिनी अग्निहोत्री जी, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट ऊना से बिलोंग करती हैं। उन्होंने जो है अपने आईपीएस जो ये परीक्षा है वो उत्तीर्ण करके जो है वो अभी आजकल जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में एज अ एसपी रही हैं, वहाँ पे कार्यरत हैं। और साथ ही साथ हम बात करें, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा था जो एक ड्राइवर बनी है, बस ड्राइवर बनी है सीमा ठाकुर जी, जो डिस्ट्रिक्ट सोलन से बिलोंग करती हैं। तो ये हमारे समाज में एक ऐसा उदाहरण है जो कि महिलाओं को आगे आने के लिए प्रेरित करता है कि महिलाएं जो हैं वो किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं, वो हर क्षेत्र में जो है अपनी भूमिका निभा रही हैं। जी जी। अब पहले जैसे ये मान्यता होती थी कि लड़कियों का या महिलाओं का जो स्थान है विशेष, वो सिर्फ घर की चूल्हा चौकी तक ही था। वैसे देखा जाए तो उस वक्त समाज भी वैसा ही था, इतना एक्सपोजर नहीं था। आजकल तो एक ग्लोबलाइजेशन का दौर है, एक गांव की बात दूसरे शहर तक, मेट्रो तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। तो इस परिवेश में अगर देखा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि महिलाएं भी सशक्त रहें, लड़कियां भी हर तरह का स्किल सीखें और अपना योगदान विभिन्न सर्विसेज में, अलग अलग योजनाओं में देती रहें। जी। अब हम कुछ बात करेंगे जो देश की कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में। हमारे समक्ष अभी एक ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कि हमारी जो प्रथम महिला राष्ट्रपति रह चुकी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं कि वो एक हमारा जो एक भारत का संविधान है उसके सर्वोच्च जो जिसका हम मानते हैं वो है राष्ट्रपति का पद जो है, उसमें जब एक महिला रह सकती है तो हमारे लिए एक ऐसा उदाहरण है कि महिलाएं जो हैं वो किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं और वो किस तरह से आगे आ सकती हैं। उसके पश्चात हम बात करेंगे जो हमारी अभी आजकल वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण जी, वो भी एक विशेष जो है हमें एक मोटिवेशन प्रदान करती हैं कि महिलाएं जो हैं किस तरह से जो हैं हर क्षेत्र में आगे आ सकती हैं। यह हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं कि हम भी जो हैं आगे आकर के हर क्षेत्र में जो है अपनी भूमिका निभाएं। जी, क्षमा जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आप कुछ कंपैरिजन बता सकते हैं, जैसे पुराने ज़माने में महिलाओं का क्या एक स्थान होता था विशेष, और परिवर्तन किस तरह से समाज में आया, कौन कौन सी चीज़ों ने इस परिवर्तन को लाया और हम किस तरह से इसको मेंटेन करके रख सकते हैं, इस परिवर्तन को, कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनसे हमको लड़कियों को शुरू से ही सशक्त करना चाहिए इसको मेंटेन करने के लिए। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? मतलब ये जो परिवर्तन का जो दौर है, इसको हम कुछ अगर सहजता से समझना चाहें तो आप इस पर कुछ बताइए। जी देखिए, सबसे पहले तो ये था कि घर का कोई भी डिसीजन होता है उसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो वो प्राचीन काल से लेकर के आज तक वो चला हुआ है। लेकिन बीच के समय में एक ऐसा दौर आया जब जो है स्त्रियां सिर्फ एक चार दीवारी तक ही सीमित रह चुकी थीं। जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि विशेष जब विदेशों का आक्रमण हुआ उस समय जो है स्त्री को बचाने के लिए ये एक रीति रिवाज बन गया कि वो घर की स्त्रियां जो थी
उनको जैसे घूंघट प्रथा और ये विधवा विवाह वगैरह, ये सब जो हमारी प्रथाएं थी वो एक कुरीतियां बन गई। ठीक है, इसके कारण जो है महिलाओं को बचाने के लिए पुरुष सिर्फ इतना कर सकते थे कि वो मतलब उनको बचाने के लिए, उनकी इज्जत बचाने के लिए कि उनको मतलब या तो फिर उनकी जल्दी शादी कर दी जाती थी। ये सब चीज़ें हमारे समाज की एक कुरीतियाँ रही हैं। लेकिन जैसे जैसे बदलाव आ रहा है वैसे वैसे जो है हम देख रहे हैं कि स्त्रियों की स्थिति जो है वो काफ़ी सुधर रही है। जी, एक मानसिकता अगर देखी जाए, एक विशेष तरह की मानसिकता होती थी, मतलब स्त्री को थोड़ा सेकंड ग्रेड समझने की, जो एक समय में जैसे आप कह रहे हैं मध्यकालीन में, और जब समस्याएं बढ़ गई थी हमारी सामाजिक समस्याएं, तो जैसा कि हमने अभी बात भी की कि पौराणिक भारत में बहुत उत्कर्ष स्थान था महिलाओं का। आपने इतनी सारी विदुषी महिलाओं का जिक्र भी किया, गार्गी, अपाला, इन सब महान विदुषियों का, मैत्री। तो उस समय जैसे शिक्षा का स्तर भी बहुत ऊंचा था और एक सामाजिक जो जागरूकता थी। हमारे जैसे हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष में स्त्री को देवी का भी स्थान दिया गया है। हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं। स्त्री को जो है एक तरह से सिंबल, क्रिएटिव पावर का सिंबल माना जाता था भारत में। ये बात भारत भूमि में और हमारे कल्चर में शुरू से ही बहुत गूढ़ एक तरह से संस्कार में निहित थी कि स्त्री जो है एक सृजन करता होती है। यही उसके सम्मान का सबसे बड़ा, सृजन की जो शक्ति थी स्त्री के ही पास होती है, आज तक किसी और के पास नहीं है। तो यही उसके सम्मान का एक कारण भी होता था। परंतु धीरे धीरे जैसे स्त्री की जो एक शारीरिक, आप कह सकते हैं थोड़ी वीकनेस होती है, दुर्बलता, उसका जो फायदा धीरे धीरे उठाया गया था, उसके आधार पर स्त्री को एक है जो कमतर दर्जा दिया जाने लगा। लेकिन ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि शारीरिक क्षमताएं ही इंसान के व्यक्तित्व का एक आईना नहीं होती, मानसिक क्षमताएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। बहुत विदुषी और समझदार स्त्रियां रही हैं हमारे समाज में, जिन्होंने समाज का बहुत उत्कर्ष मार्गदर्शन किया है। और अगर किसी भी लड़की को, बेटी को पूरा अवसर दिया जाए, उसको प्रोत्साहित किया जाए, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो समाज में अपना जो यथा योग्य स्थान है वो ज़रूर बनाने में कामयाब रहेगी। सिर्फ एक सामाजिक और पारिवारिक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है जो हमें एस्टैब्लिश करना है और इंश्योर करना है कि बच्चे को अच्छा पूरा जो माहौल है वो मिले, जो उसके मानसिक और इमोशनल डेवलपमेंट में पूरा सहायक रहे। अच्छा, अन्य कोई ऐसी बात है जो आप कहना चाहती हैं महिला सशक्तिकरण पे, बेटियों के लिए, या समाज को ही कोई ऐसा संदेश आप देना चाहती हैं? जी, इसके लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि महिलाएं जब तक स्वयं आगे नहीं आएंगी, जब तक उनके पीछे जो है पुरुषों का हाथ होगा कि उनको आगे बढ़ाया जाए, जब तक वो खुद से तैयार नहीं होंगी, तब तक जो है इसमें समाज में स्त्रियों के जो सशक्त होने में सुधार जो है वो नहीं आ सकता है। इसीलिए महिलाओं को स्वयं आगे आना होगा और महिलाओं के प्रति जो मानसिकता है उसको बदलना होगा। जैसे कि हम अपने घर में देखते हैं कि एक बेटा और बेटी में जो है अंतर जो घर में आता है, बच्चे को जो है, एक लड़का है उसको जो है खिलौने, मतलब उसके खिलौने जो होते हैं, एक गाड़ियाँ होती हैं या फिर जो लड़कियाँ होती हैं उनको गुड़िया खेलने के लिए दी जाती है। तो वहाँ से एक उनकी मानसिकता दर्शाता है वो चीज़ें कि हम बेटी को इतना कोमल बना रहे हैं कि वो सिर्फ मतलब उसकी मन के अंदर एक दया भाव हो, और बाकी जो लड़का है उसको जो है वो मतलब कि एक क्रूर अगर वो व्यवहार करता है तो उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। और साथ ही साथ जो है मैं एक और संदेश देना चाहती हूँ कि जो है अपनी जो पुरुष हैं उनको अपनी मानसिकता को बदलना होगा स्त्रियों के प्रति, तभी जो है समाज में सुधार हो सकता है। जी, हमारे भारतवर्ष में जैसे हमारे पौराणिक जो ग्रंथ भी हैं, रामायण, महाभारत, इनमें भी जो एक नैतिक एक जो स्टैंडर्ड मैं कहूँगी एस्टैब्लिश किया गया है नैतिकता का, इसमें अगर देखा जाए चरित्र है, चाहे वो हम कहते हैं राम भगवान एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं, तो उनके मर्यादा पुरुषोत्तम का होने का जो मुख्य कारण है वो उनका स्त्रियों के प्रति जो व्यवहार है, एक मुख्य कारण यही है कि उनकी जो मर्यादाएं हैं जो उन्हें पुरुषोत्तम बनाती हैं। तो चाहे अपनी पत्नी के प्रति उनका स्नेह हो, एक पत्नी व्रत हो, अपनी माताओं के प्रति जो उनका एक आदर भाव था, माता पिता के प्रति जो उनका एक आदर भाव था, यही मर्यादाएं थी जो उन्हें पुरुषोत्तम बनाती हैं और उनका जो एक स्थान है, एक ध्रुव की तरह जो उनका उच्चस्थ स्थान है वो स्थापित करती हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो समाज की मर्यादाएं हैं, जो हमने बेंचमार्क्स ऐसे बना रखे हैं, ये महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि ये सेफ्टी गार्ड्स की तरह हैं।
कोई भी मर्यादा जो होती है हमें किसी गलत दिशा में जाने से रोकती है और हमें एक अच्छी दिशा में जाने के लिए प्रेरित करती है। तो मर्यादाएं यही होती हैं जो संबंधों में हमारी मर्यादा हैं, जो समाज में हमारी मर्यादा हैं, अपने आसपास के लोगों के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, ऐसी जो हमारी मर्यादा हैं, इन्हीं का यदि हम पालन करेंगे तो हम उत्तम अपने चरित्र को बना सकेंगे और अपने समाज के उत्थान में भी पूरा योगदान दे सकेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे आधुनिक इसमें संदर्भ में जो थोड़ी महिलाओं के प्रति हिंसा का हम देख रहे हैं कि चलन थोड़ा बढ़ा है, इसके लिए आप कोई ऐसे कारण जिम्मेदार ठहरा सकती हैं, या इसमें महिलाओं के लिए कुछ ऐसा आप संदेश देना चाहती हैं कि वो अपने को किस तरह से सेफ रख सकें या किस तरह से समाज में अपनी स्थिति जो है वो सिक्योर कर सकें? जी, इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो भारत सरकार के द्वारा है विभिन्न प्रकार के जो उनके लिए प्रावधान किए गए हैं, उनमें मैं आपको बताना चाहूँगी आर्टिकल 292 एंड 294, जिसमें कि जो इंडियन पैनल कोड है उसमें जो है अगर महिलाओं के प्रति, अगर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार होता है तो जो दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए 2000 रुपए का जुर्माना जो है उसके लिए रखा गया है। और आर्टिकल 361 के तहत जो है जो 18 साल से कम उम्र की जो लड़कियां हैं उनके साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार होता है तो उसके लिए जो है विशेष जो व्यक्ति है उसको सजा का प्रावधान किया गया है। जी। पर व्यक्तिगत तौर पे अगर देखा जाए तो महिला अपने को सुरक्षित कैसे रख सकती हैं, इस बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे आप जानती हैं आजकल वर्किंग वुमेन होती हैं, शाम को भी बाहर जाना पड़ता है, कई बार घर लेट भी आती हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, तो अपना कुछ कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनका कुछ विशेष ध्यान रख सकती हैं महिलाएं? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करते हैं मानसिकता की। जब पुरुषों की जो महिलाओं के प्रति जो मानसिकता है वो चेंज होगी तो हमारा समाज ऑटोमेटिक जो है वो चेंज हो सकता है। जी। तो इसीलिए यही है कि एक शिक्षित समाज तभी उत्पन्न हो सकता है जब एक जो लड़की है जब उसको अच्छी तरह से शिक्षित किया जाएगा। मुझे लगता है इसमें सबसे ज़रूरी ये बात है कि लड़कियों को सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, किसी भी संभावित खतरे के प्रति अपना पूरा सजगता रखनी चाहिए। कोई भी अगर ऐसा उनको लक्षण दिखता हो कि यहाँ पर खतरा है तो आई थिंक अवेयरनेस इज़ द ओनली वे आउट। जी। चलिए, कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी हमको जानकारी दी। दर्शकों, अब हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि सशक्तिकरण का सही जो अर्थ है, सही जो सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के मायने हैं, हम सब तभी समझ सकते हैं यदि हम इसमें अपनी पूरी भूमिका और योगदान जो है वो दें। अपने घर और समाज की महिलाओं का जब तक हम सम्मान करना नहीं सीखेंगे, उनको उनका सुयोग्य स्थान नहीं देंगे, तब तक सशक्तिकरण की कोई भी बात करना पूरी तरह से निरर्थक रहेगी, व्यर्थ रहेगी। यानी कि एक आंतरिक जागरूकता आप में जब तक नहीं आएगी, अपनी मर्यादाओं को जब तक आप नहीं रेखांकित करेंगे, तब तक महिला सशक्तिकरण की या समाज के किसी भी तरह के उत्थान की बात करना बिल्कुल निरर्थक रहेगा। तो क्षमा जी, कार्यक्रम में आप आई, आपने हमें महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं से जागरूक कराया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।